हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप सभी का वापस से स्वागत करती हूँ हमारे लीगल मैगजीन्स की दूसरी क्लास में। तो हमने जहाँ पर लास्ट क्लास में छोड़ा था उसके बाद आज हम कंटिन्यू करेंगे। देखिए, आज हमारा जो पहला लैटिन मैगजीन है वो क्या है, डॉली कैपेक्स। देखिए, कैपेक्स का मतलब क्या है, कैपेक्स का मतलब है कैपेबिलिटी। डॉली कैपेक्स का मतलब क्या है, कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द नेसेसरी इंटेंट टू कमिट अ क्राइम। क्या मतलब है इसका? इसका बेसिक मतलब ये है कि क्या आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप बेसिक इंटेंट यानी कि आप ये समझ पा रहे हैं, आप अपने दिमाग में ये समझ करके मुझे क्राइम करना है, ये सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो आप डॉली कैपेक्स हैं, यानी कि आपके पास कैपेबिलिटी है कि आप इंटेंशन फॉर्म कर सकें, जो कि ज़रूरी है क्राइम कमिट करने के लिए। ये हमारा अप्लाई होता है जब हम बीएनएस पढ़ते हैं, तो ये 7 ईयर्स से लेकर के 12 ईयर्स तक के बच्चों में कई बार देखा जाता है, एंड उससे ऊपर के सभी लोगों में देखा जाता है कि क्या उनके पास इंटेंशन था कि वो क्राइम कर सकें, क्या उनके पास इतनी कैपेसिटी थी उस समय पे कि वो क्राइम करने का इंटेंट यानी कि इच्छा बना पाएँ, मंशा कर पाएँ। दूसरा है हमारा डॉली इनकेपेक्स। डॉली इनकेपेक्स का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर इन आ गया है तो यानी कि इनकैपेबिलिटी, इनकैपेबल ऑफ फॉर्मिंग द नेसेसरी इंटेंट टू कमिट क्राइम, यानी कि आपके पास में क्राइम कमिट करने के लिए नेसेसरी इंटेंट यानी कि नेसेसरी मंशा जो होती है वो नहीं है। ये किन लोगों में देखी जाती है? ये उन लोगों में देखी जाती है जो कि इंटॉक्सिकेटेड होते हैं, यानी कि जिन्होंने कोई नशा किया होता है, या फिर किस में देखी जाती है, 0 से लेकर के 7 साल के बच्चों में। तो हम ये कहते हैं कि 0 से लेकर के 7 साल तक के बच्चे जो होते हैं वो डॉली इनकेपेक्स होते हैं, यानी कि उनके पास ये मानसिक शक्ति नहीं होती है कि वो क्राइम करने के लिए बेसिक इंटेंशन फॉर्म कर पाएँ। लेकिन डॉली कैपेक्स 7 साल से 12 साल तक के बच्चों में हम ये समझते हैं कि उनके पास में ये शक्ति हो भी सकती है एंड नहीं भी हो सकती है। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा रिटेन्यू। रिटेन्यू हमारा एक वर्ड है, क्या है उसका मतलब, द टॉट ऑफ रॉन्गफुली होल्डिंग गुड्स दैट बिलोंग टू समवन एल्स, यानी कि जब भी हम किसी भी इंसान की चीज़ों को गलत तरीके से अपने कब्जे में रखते हैं तो उसे हम कहते हैं डिटेन्यू। मान लीजिए आपकी बकरियां थी और मैंने आपकी बकरियों को पकड़ के अपने पास रख लिया, तो वो टॉट में क्या होगा, वो टॉट में डिटेन्यू होगा। ठीक है, जो कैटल्स होती हैं वो गुड्स में आती हैं बेसिकली। या फिर मान लीजिए कि आपका छाता था और मैंने छाता आपका ज़बरदस्ती या चुपके से अपने पास में रख रखा है, तो वो टॉट में अगर हम बात करेंगे तो वो आएगा हमारा डिटेन्यू के अंदर। स्टॉपल हमारा नेक्स्ट वर्ड है। स्टॉपल का मतलब होता है प्रिवेंटिंग फ्रॉम डिटाइ प्रिवेंटेड फ्रॉम डिनाइंग अ प्रीवियस स्टेटमेंट और एक्शन। देखिए, स्टॉपल, आप स्टॉपल से क्या समझते हैं, स्टॉप समझ रहे हैं आप, यानी कि हम रोक रहे हैं आपको किसी चीज़ से। क्या मतलब है इसका, कि आपको प्रिवेंट किया जा रहा है फ्रॉम डिनाइंग, मना करने से, अ प्रीवियस स्टेटमेंट और एक्शन, यानी कि अगर आपने कोई पहले एक स्टेटमेंट दिया था या आपने कबूला था कि मैंने ये काम किया है, तो आप अब उससे पलट नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं कि हाँ, मैं कल शाम को 5 बजे मंदिर गया था और मंदिर जा कर के मैंने पूजा की थी। अब मान लीजिए आपने ये स्टेटमेंट ऑफिशियली कोर्ट के सामने कह दिया, उसके बाद में आप अपने इस स्टेटमेंट से पलट नहीं सकते। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं, मैं तो मंदिर नहीं गया था, मैं तो बाजार गया था, मैंने तो गलत बता दिया। नहीं कह सकते आप। ये स्टॉपल आपको लगाता है कि आपने जो बात कह दी या जो एक्शन कर लिया, आप उससे डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्स ग्रेशिया। एक्स ग्रेशिया का मतलब क्या होता है, एज अ मैटर ऑफ फ्लेवर। एज अ मैटर ऑफ फेवर, यानी कि जब आप किसी की फेवर करते हैं तो वो एक्स ग्रेशिया में आता है, यानी कि मान लीजिए आपके लिए कोई फेवर कर रहा है या फिर कोई काम फेवर में किया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे एक्स ग्रेशिया। नेक्स्ट आता है हमारा एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो याद कीजिए किसको कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को क्या कहते हैं, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, यानी कि बाय वर्च्यू ऑफ एन ऑफिस हेल्ड। तो हम क्या कहते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, यानी कि उनका जो ऑफिस है उसकी वजह से वो वहाँ राज्यसभा में चेयरमैन बने हुए हैं। किसकी वजह से, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस की वजह से। एक्स पार्टी, एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रोसीडिंग्स कंडक्टेड इन द एब्सेंस ऑफ द ऑपोजिट पार्टी, यानी कि जो सामने वाली पार्टी है उसके बिना आए हुए जो भी प्रोसीडिंग्स कंडक्ट होती हैं वो एक्स पार्टी प्रोसीडिंग्स कहलाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए 2 पार्टी हैं, एक पार्टी है ए, दूसरी पार्टी है बी। मान लीजिए कोर्ट में ए पार्टी तो प्रेजेंट है लेकिन बी पार्टी नहीं आई, स्टिल अगर कोर्ट में से कोई ऑर्डर जारी कर दिया जाता है तो एक पार्टी के एब्सेंस में हुआ है, एक पार्टी के प्रेजेंस में हुआ है, तो उसे हम कहते हैं एक्स पार्टे ऑर्डर, यानी कि वो जो ऑर्डर है वो एक्स पार्टे यानी कि उस पार्टी की एब्सेंस में दिया गया है।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है एक्स पोस्ट फैक्टो। इसका क्या मतलब है? पोस्ट का मतलब बाद में, फैक्टो का मतलब फैक्ट के बारे में बात होती है। फॉर्मुलेटेड आफ्टर द फैक्ट यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव, यानी कि जो भी हम किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं वो उससे बाद में हो रही है, राइट। जिस चीज़ के हम बारे में बात कर रहे हैं उसके बाद की जो चीज़ें हैं वो एक्स पोस्ट फैक्ट होंगी। जैसे रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या समझते हैं? जो भी हमारे एक्ट्स आते हैं, लेजिस्लेचर्स आते हैं, उनका जो इफेक्ट होता है वो रेट्रोस्पेक्टिव होता है, यानी कि जिस दिन से वो लागू हुए हैं उसके बाद से जो भी घटनाएं होंगी वो उस एक्ट के अंदर गवर्न की जाएंगी, है ना। एंड प्रोस्पेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या होता है कि पहले गवर्न की जा रही। तो एक्स पोस्ट फैक्टो जो होता है हमारा, वो उस फैक्ट या उस घटना के बाद में जो भी चीज़ें होती हैं उसे हम कहते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो। नेक्स्ट आता है हमारा फॉल्सस इन ऊनो, फॉल्सस इन ओमनिबस। इसका क्या मतलब है? फॉल्स इन वन थिंग मीन्स फॉल्स इन एवरीथिंग, यानी कि कोर्ट क्या मानता है कि अगर आपने एक चीज़ को लेकर के गलत गवाही दिया है, झूठ बोला है, तो आपने बाकी सब चीज़ों को लेकर के भी गलत ही गवाही दी होगी या झूठ ही बोला होगा या बाकी सब चीज़ें भी बेकार ही होंगी। मान लीजिए कि आपके पास नोटों की एक गड्डी है, उस गड्डी में से एक नोट नकली निकलता है, तो कोर्ट ये प्रिज्यूम करेगा कि हो सकता है पूरी की पूरी गड्डी ही आपकी फेक नोट्स की हो। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है फैक्टम प्रोबेंडम, जिसका मतलब है अल्टीमेट फैक्ट दैट नीड्स टू बी प्रूव्ड, यानी कि जो मेन फैक्ट है, जो लास्ट फैक्ट है, जो जिसको प्रूव करने के बाद में आपके जो भी डिस्प्यूट है वो खत्म हो जाएगी, उसे हम कहते हैं फैक्टम प्रोबेंडम। फॉर एग्जाम्पल, ए का कत्ल हुआ और ये शक है कि बी ने मारा है, तो हम ये प्रूव करेंगे कि बी के पास में हथियार था, बी उस समय वहाँ पर था, ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें मेन जो फैक्ट है वो क्या प्रूफ करना है कि ए ने बी को मारा है। तो फैक्टम प्रोबेंडम क्या है? दैट ए किल्ड बी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा फैक्टम प्रोबेंस, यानी कि रेलेवेंट एविडेंशियरी फैक्ट यूज टू प्रूव द अल्टीमेट फैक्ट। देखिए ये तो है हमारा अल्टीमेट फैक्ट, यानी कि जो मेन आइडिया है, अब जो मेन फैक्ट आपको प्रूफ करना है। फैक्टम प्रोबेंडम क्या कहता है? एक रेलेवेंट एविडेंशियरी फैक्ट है, यानी कि ये साफ तौर पर वो बात नहीं कहता लेकिन उस तरफ इशारा करता है। फॉर एग्जाम्पल कि ए मर गया और जिस समय ए मरा उस समय बी वहाँ से जा रहा था और वो बहुत घबराया हुआ था, उसको पसीने भी आ रहे थे और वो जल्दी जल्दी जा रहा था। इसका क्या मतलब समझेंगे हम? कि ज़रूर ए के मर्डर से बी का कोई ना कोई तो ताल्लुक है, तभी तो वो वहाँ से घबराया हुआ उसी टाइम पे जल्दी जल्दी जा रहा था। तो वो क्या हो जाएगा हमारा? रेलिवेंट एविडेंशियरी फैक्ट, यानी कि फैक्टम प्रोबेंस हो जाएगा वो। नेक्स्ट है हमारा क्यूरोसी नल्ला वॉलेंटस एस्ट। इसका क्या मतलब है? अ मैडमैन हैज़ नो फ्री विल। देखिए ये बेसिकली क्या कहता है कि जो एक इंसान पागल है उसके पास फ्री विल नहीं है। फ्री विल का क्या मतलब है? कि उसके पास में ये सोचने समझने की शक्ति नहीं है कि क्या ठीक है और क्या गलत है। मैडमैन यानी कि पागल। नेक्स्ट है हमारा हैबियस कॉर्पस। इसका क्या मतलब है? आपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा होगा हैबियस कॉर्पस की रिट लगाई जाती है। हैबियस कॉर्पस का मतलब अ रिट रिक्वायरिंग अ पर्सन अंडर डिटेंशन टू बी ब्रॉट बिफोर अ जज और कोर्ट, यानी कि एक ऐसी रिट जो ये रिक्वायर करती है, यानी कि ये मांग करती है कि जो इस इंसान को डिटेन किया गया है, जिसको कैद में रखा गया है, उसको जज के सामने लाया जाए या फिर कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया जाए, ठीक है। दूसरा हैबियस कॉर्पस का शॉर्ट मतलब होता है वी हैव द बॉडी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इग्नोरेंशिया फैक्टी एक्सक्यूजेड, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूजेड। इसका मतलब क्या है? देखिए इग्नोरेंशिया का मतलब इग्नोरेंस, फैक्टी का मतलब फैक्ट एंड एक्सक्यूजेड यानी कि एक्सक्यूज किया जाता है। एंड इग्नोरेंशिया इग्नोरेंस ये हो गया। जूरिस का मतलब होता है लॉ एंड नॉन एक्सक्यूजेड का मतलब नहीं किया जाएगा एक्सक्यूज। तो क्या कहता है ये? इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एन एक्सक्यूज बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, यानी कि अगर आप ये कहते हैं कोर्ट में जाकर के मुझसे गलती हो गई क्योंकि मुझे फैक्ट नहीं पता था, तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मुझे ये लॉ नहीं पता था, तो आपको कोई भी माफ़ी नहीं दी जाएगी। इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं हम कि मान लीजिए आप अपना छाता समझ करके किसी दूसरे इंसान का छाता लेकर चले गए, तो आपने इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट की, यानी कि आपको फैक्ट नहीं पता था कि ये छाता आपका नहीं है, तो आपको माफ़ी मिल सकती है। लेकिन वहीं पर आप मान लीजिए कि एयरपोर्ट से आ रहे थे एंड आप बहुत ज़्यादा सोना लेकर आए हैं दुबई से, आपको लगा यहाँ तो सोना सस्ता है, चलो ज़्यादा लेके चलते हैं। एंड अगर आप स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा सोना लेकर के आ रहे हैं तो आपको माफ़ नहीं किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं पता था कि कितनी लिमिट है, क्योंकि वहाँ पर आप लॉ को एज एन एक्सक्यूज़ बता रहे हैं कि मुझे ये बात नहीं पता थी ये लॉ क्या है। तो लॉ का एक्सक्यूज़ कोई वैलिड एक्सक्यूज़ नहीं होता है कोर्ट की नज़रों में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इप्सो फैक्टो, यानी कि बाय द मेयर फैक्ट इटसेल्फ। देखिए
इप्सो फैक्टो का बेसिक मतलब ये होता है कि जो भी बात है ना, वो सामने आपको दिखाई दे रही है, उस फैक्ट से ही आपको पता चल रही है, ठीक है, बाय द मेयर फैक्ट इटसेल्फ। नेक्स्ट है हमारा इन लिeu ऑफ, इसका मतलब है इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ, यानी कि इसके बदले ये, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे और मेरा सौदा हुआ था कि हम लोग पेन खरीदेंगे, आप मुझे पेन देंगे, आपने कहा कि नहीं नहीं हमारे पास पेन तो है नहीं, आप ना पेंसिल ले लो, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, तो आप मुझे कहोगे प्लीज टेक पेंसिल इन ल्यू ऑफ पेन, यानी कि आप पेन के बदले में पेंसिल ले लीजिए। नेक्स्ट क्या आता है आपका, नेक्स्ट है आपका इन पर्सोनम, अ लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी डायरेक्टेड अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन। देखिए इन पर्सोनम का मतलब क्या है, पर्सोनम मतलब आता है पर्सनल से, पर्सनल से क्या मतलब है कि आपको जो रेमेडी मिली है या आपका जो लीगल राइट है वो आपको एक सिंगल पर्सन के अगेंस्ट मिला है। लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी यानी कि या तो आप केस कर रहे हैं किसी के लिए या फिर रेमेडी कर रहे हैं अगेंस्ट अ स्पेसिफिक पर्सन, यानी कि एक पर्सन को लेकर के। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कहा कि भैया मेरी पेंटिंग बना दो एक, एंड बी ने वो पेंटिंग नहीं बनाई, तो ए जो है पैसा मांगेगा पेंटिंग का, वो भी बी से मांगेगा, और ए केस जो करेगा पेंटिंग का वो भी बी से करेगा। लेकिन उसके जस्ट ऑपोजिट में है इन रेम। इन रेम का मतलब क्या होता है, अ लीगल प्रोसीडिंग और रेमेडी डायरेक्टेड अगेंस्ट अ प्रॉपर्टी एट द वर्ल्ड एट लार्ज, यानी कि पूरे समाज के अगेंस्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस कंप्यूटर की मालिक हूँ तो ये कंप्यूटर मेरा है, एंड ये अगर मान लीजिए मैं डिग्री लाती हूँ, डिग्री से ये साबित होता है कि ये कंप्यूटर मेरा है, तो वो जो अधिकार है मेरे पास वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड है, यानी कि पूरे दुनिया में कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि ये कंप्यूटर मेरा नहीं है। तो मुझे जो राइट मिला है या जो रेमेडी मिली है वो अगेंस्ट द होल वर्ल्ड मिली है, स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेटस क्वो। स्टेटस क्वो का मतलब क्या होता है, इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कि अभी के जैसा चल रहा है वैसा ही रहने दिया जाए। इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ अफेयर्स, देखिए कई बार कोर्ट ऑर्डर देते हैं कि जो भी चीज़ें चल रही है उनको स्टेटस क्वो रहने दीजिए, यानी कि अभी जैसा है वैसा रहने दीजिए, आप इसमें कोई भी छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा इंटर एलिया। इंटर एलिया का क्या मतलब होता है, अमंग अदर थिंग्स, यानी कि हम बहुत सारी चीज़ों की बात कर रहे हैं, उनमें काफ़ी सारी चीज़ें मिलकर आ रही हैं, तो हम बात करेंगे इंटर एलिया है ये। इंटर वाइवोस का क्या मतलब होता है, इंटर वाइवोस कहता है बिटवीन लिविंग पीपल टिपिकली यूज फॉर प्रॉपर्टी ट्रांसफर और गिफ्ट्स, यानी कि जिंदा लोगों के बीच में ऐसे लोग जो कि जुडिशली एक एंटिटी हैं, अपने आप में लीगल एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्लॉट मैं बेचती हूँ और आप खरीदते हैं तो आप भी एक लिविंग बीइंग हैं एंड मैं भी एक लिविंग बीइंग हूँ। या फिर मान लीजिए कि आप अपना प्लॉट बेचते हैं लेकिन मुझे ना बेच करके मेरी कंपनी को बेच रहे हैं, तो लॉ की नज़रों में तो मेरी कंपनी भी एक लिविंग पर्सन है, ज्यूरिस्टिक पर्सन है। तो इंटर बायोस बेसिकली बात करता है कि दो लिविंग लोगों के बीच में कोई भी ट्रांजेक्शन हो रहा है, एंड ये ज़्यादातर हम प्रॉपर्टी लॉ में यूज़ करते हैं या गिफ्ट्स के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा इंटरेस्ट रिपब्लिशिया उड सिट फिनिस लिटियम, यानी कि इट इज़ इन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट दैट देयर शुड बी एन एंड टू लिटिगेशन। इसका क्या मतलब है कि स्टेट के फेवर में ये होता है कि एक लिटिगेशन पे एंड हो जाए। इसका बेसिक मतलब देखिए ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए ए ने केस किया बी के अगेंस्ट, ठीक है, एंड ए ने बी के अगेंस्ट केस किया एंड वो अपील में, मतलब उनका केस फाइनल हो गया, उसके बाद वो वापस अपील में जाता है। तो अपील में जाने के लिए एक लिमिट लगा दी सरकार ने कि आप इतने दिनों तक अपील कर सकते हो, उसके बाद अपील नहीं कर सकते, ठीक है। अब ये लिमिट क्यों लगाई है सरकार ने कि अपील आप उसके बाद नहीं कर सकते। मान लीजिए कि ए को लगा अरे अब के बाद केस हार गए, कोई बात नहीं है चलो बाद में अपील करेंगे, अब फिर ए को याद आता है कि 2 साल बाद चलो अब अपील करते हैं, तो क्या होगा, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात थी, तो वो प्रॉपर्टी हो सकता है बिक गई हो सकता है उस पर कंस्ट्रक्शन हो गया हो, तो नुकसान होगा, किसका नुकसान होगा, बी का नुकसान होगा, एंड इसमें स्टेट का भी नुकसान है। क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर्टी अगर ऐसे ही केस पेंडिंग पड़ा रहेगा तो कुछ भी काम नहीं हो पाएगा। आप जब आगे पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे वो लग जाता है, क्या कहते हैं उसको, आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको पढ़ेंगे कि लॉ होता है कि रेस जुडिकेटा, यानी कि आपके ऊपर बार लगाया जाता है कि आप सेम कोर्ट में सेम ऑफेंस पे सेम चार्जेस में सेम पार्टी के अगेंस्ट दोबारा केस नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते, क्योंकि ये स्टेट के फेवर में है एंड ये पार्टी के फेवर में भी है कि एक लिटिगेशन पे एंड लग जाए। इसी वजह से केस फाइलिंग के लिए भी एक लिमिट होती है कि जब भी आपका कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उससे कुछ समय के अंदर ही आपको केस फाइल करना होता है, ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी केस फाइल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा जस इन पर्सोनम।
यानी कि राइट अवेलेबल अगेंस्ट अ स्पेसिफिक इंडिविजुअल और पार्टी। देखिए हमने अभी पर्सोनम पढ़ा था, पर्सोनम का मतलब होता है प्राइवेट राइट या रेमेडी। इसी तरीके से जस्ट इन पर्सोनम बात करता है राइट अगेंस्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल, यानी कि किसी एक इंसान के अगेंस्ट आपका राइट है, होल वर्ल्ड के अगेंस्ट आपका राइट नहीं है। उसी तरीके से आता है हमारा उसके ऑपोजिट में जस्ट इन रेम। इसका क्या मतलब है? राइट अवेलेबल अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, यानी कि पूरी दुनिया के अगेंस्ट आपका अधिकार है। मान लीजिए आप अपने घर में रह रहे हैं, आपका आपके घर पे मालिकाना अधिकार है, तो आपका अधिकार है कि आपको पूरी दुनिया में से कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता अपने घर का इस्तेमाल करने के लिए। वो आपका जस्ट इन पर्सोनम है, सॉरी जस्ट इन रेम है। नेक्स्ट आता है जस्टिशिया नेमिनी नेगेंडा एस्ट। इसका क्या मतलब है? जस्टिस इज टू बी डिनाइड टू नोबडी, यानी कि किसी को भी न्याय जो है मना नहीं किया जाना चाहिए, किसी को भी न्याय से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए, यानी कि सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया, यानी कि लॉ डज नॉट कंपेल पर्सन टू डू द इम्पॉसिबल थिंग, यानी कि लॉ कभी भी ये नहीं कहता कि आप कोई भी इम्पॉसिबल काम करिए। यानी कि मान लीजिए कि आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ कर लाऊंगा, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा, तो इसीलिए हम पहली बात उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते, हम उसे एग्रीमेंट कहेंगे। एंड वो इन्फोर्सेबल क्यों नहीं है? क्योंकि चांद तारे तोड़कर लाना इम्पॉसिबल एक्ट है, एंड लॉ आपको कभी भी मजबूर नहीं करता कि आप कोई भी इम्पॉसिबल एक्ट करिए। नेक्स्ट है हमारा लेक्स नॉन अ रेजी एस्ट वॉयलेंडा। इसका क्या मतलब है? द लॉ मस्ट नॉट बी वायलेटेड इवन बाय द किंग। देखिए इसका क्या मतलब है? इसका बेसिक मतलब ये है कि लॉ जो है वो किंग भी वायलेट नहीं कर सकता, यानी कि लॉ के नीचे किंग आते हैं हमारे। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अगेंस्ट है किंग कैन डू नो रॉन्ग, जो कि कॉमन लॉ का प्रिंसिपल, जिसमें ये मानते हैं कि जो सोवरिन है, जो किंग है, वो बिल्कुल ऊपर है एंड कानून उससे नीचे है। लेकिन इधर नॉर्मली हमारे यहाँ क्या माना जाता है? द लॉ मस्ट नॉट बी वायलेटेड इवन बाय द किंग, यानी कि जो कानून है वो सबसे ऊपर है, कानून के ऊपर कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा लोकस स्टैंडाई, द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन और टू बी हर्ड इन अ कोर्ट। देखिए लोकस स्टैंडाई का मतलब क्या होता है कि एक इंसान का बेसिक राइट हो या उसके पास कैपेसिटी हो। वो कब होती है? वो तब होती है जब आपका उस केस से कोई ताल्लुक है। ठीक है, मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी थी एंड आपकी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर लिया है एंड खुदा न खास्ता आप अब इस दुनिया में नहीं है, तो वो राइट जो होगा प्रॉपर्टी के अगेंस्ट केस लाने का, वो आपके आने वाले बच्चों का होगा, यानी कि आपके नेक्स्ट फैमिली में मेंबर्स का होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो है उस प्रॉपर्टी से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। द राइट और कैपेसिटी टू ब्रिंग एन एक्शन और टू बी हर्ड इन अ कोर्ट। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि आपके प्रॉपर्टी के ऊपर, मैं आपकी प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट में मैं केस कर दूँ, तो मैं केस नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि मेरा लोकस स्टैंडा ही नहीं है, मेरा कोई राइट या कैपेसिटी है ही नहीं, मेरा कोई इंटरेस्ट रिलेटेड नहीं है उससे। नेक्स्ट आता है हमारा मैलाफाइड। इसका मतलब होता है इन बैड फेथ, जो कि ऑपोजिट है बोनाफाइड का, जिसका मतलब होता है गुड फेथ। यानी कि आप जब कोई भी काम बैड फेथ में कर रहे हैं, यानी कि खराब इच्छा से कर रहे हैं, खराब मंशा से कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं मैलाफाइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैलम इनसे। इसका प्लूरल है मैला इनसे। ठीक है, एन एक्ट दैट इज इनहेरेंटली रॉन्ग और इविल इन इटसेल्फ। देखिए मैलाफाइड तो होता है इन बैड फेथ, यानी कि हो सकता है आपने उसको गलत इच्छा से किया, लेकिन वो अपेरेंटली देखकर नहीं पता चल रहा था कि वो उसका इंटेंशन गलत है। लेकिन मैलम इनसे होता है ऐसा काम जो कि देखकर ही आपको समझ में आ रहा है कि ये तो सरासर ही गलत किया है किसी ने भी। ठीक है, एक्ट दैट इज इनहेरेंटली रॉन्ग और इविल इन इटसेल्फ, यानी कि वो ऊपर ऊपर से ही अपने आप में बहुत ही गलत है और वो ऐसे ही पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मैलम प्रोहिबिटम। इसका क्या मतलब है? एन एक्ट दैट इज क्रिमिनल ओनली बिकॉज इट इज प्रोहिबिटेड बाय स्टैट्यूट एंड नॉट बिकॉज इट इज इनहेरेंटली बैड। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है बेसिकली कि एक जो एक्ट है वो सिर्फ इसलिए क्रिमिनल एक्ट है क्योंकि उसको लॉ ने मना किया है, अदरवाइज वो अपने आप में इनहेरेंटली उतना बैड एक्ट भी नहीं है। इसका एक एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि जैसे कि मैरुआना है। ठीक है, मैरुआना इधर इंडिया में इलीगल है, उसको आप यूज़ नहीं कर सकते, उसकी आप खेती नहीं कर सकते। लेकिन मान लीजिए कि बाहर कहीं देश में वो लीगल होगा उगाना, तो वो इनहेरेंटली बहुत बैड एक्ट तो नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ पे उसको मना किया गया है, इसलिए वो मैलम प्रोहिबिशन है, यानी कि उसको हमारे लॉ ने
मना किया है, हमारे स्टैट्यूट ने मना किया है। नेक्स्ट आता है हमारा मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, अ प्रेरोगेटिव रिट इशूड टू अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी, यानी कि जो मैंडेमस की रिट होती है वो आपके ऊपर ही कहती है कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम आपको मजबूर करें कि आप ये काम करिए, लेकिन ये सिर्फ एक पब्लिक अथॉरिटी के लिए यूज होता है एंड इसका बेसिक मतलब होता है वी कमांड। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मॉडस ऑपरेंडाई। इसका मतलब होता है मोड ऑफ ऑपरेशन और वे ऑफ वर्किंग, यानी कि आपका जो बेसिक प्रोसीजर है वो क्या है, आप किस तरीके से काम करेंगे, उसे हम कहते हैं मॉडस ऑपरेंडाई, बेसिक मोटिव क्या है आपका। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। इसका मतलब है विद द नेसेसरी चेंज जिस हैविंग बीन मेड, यानी कि जो नेसेसरी चेंजेस थे उन्हें करने के बाद में हम किसी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम कहते हैं उसे म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। फॉर एग्जाम्पल, प्रेसिडेंट के पास में कोई बिल गया था, प्रेसिडेंट ने उस बिल को वापस कर दिया और उन्होंने कहा कि ये चेंजेस आपको इस बिल के अंदर करके देने हैं, एंड पार्लियामेंट ने वो चेंजेस करके वापस से अगर बिल को भेजा तो वो क्या होगा, म्यूटेटिस म्यूटेंडिस होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, एंड आने वाली क्लास में हम ये जो हमारे 100 इंपॉर्टेंट लीगल मैगजीन्स हैं इनको कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच, एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर आप कोई सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं।